हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आपने अभी तक मेरे दो चैप्टर्स रिवाइज कर लिए होंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। होप ठीक है यू अंडरस्टूड माय रिवीजन एंड माय आवर वीडियो लेक्चर्स आर हेल्पिंग यू आउट। नाउ आज हम रिवीजन करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चैप्टर नंबर 3 यूनियन बजट। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। और इस चैप्टर में से अगर मैं लास्ट एग्जाम्स के ट्रेंड्स बताऊं आपको, तो एटलीस्ट 4 एमसीक्यूज आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? यस फ्रेंड्स, तो टू द पॉइंट फटाफट रिवाइज करते हैं नाउ, और फिर देखते हैं आज जो शाम को आपका टेस्ट है एट 9 o'clock ऑफ इंडियन यूनियन बजट। देखते हैं आप स्कोर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ओके चलो फाइन, लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ। इसमें से 4 एमसीक्यूज के लिए चैप्टर। नाउ मैंने इस चैप्टर को आपको बेटर रिवीजन करवाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एज यू पीपल नो, मैं हमेशा चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए डिवाइड करवा देता हूं। नाउ ऐसे बेसिकली कोई डिविजन्स नहीं है, पर जिस तरीके से मैंने एग्जाम्स में पैटर्न्स देखे हैं, मैंने ऐसे ही पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर एग्जाम के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ओके तो शुरू करते हैं। नाउ 4 एमसीक्यूज में से जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज एग्जाम्पल बेस आते हैं। इससे मैंने पार्ट ए को एग्जाम्पल ही बना दिया। बट बजट का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, जो मैंने अपने नोट्स में कवर अप नहीं किया, बिकॉज आई एम हियर टू डिस्कस ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, बराबर। लेकिन इंट्रोडक्शन, बजट यू पीपल नो कि यहां पर हम यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। हमारे इंडिया में बजट एवरी ईयर आता है। बजट 1 Feb को अनाउंस किया जाता है एट मॉर्निंग 11 o'clock, और हमारे इंडिया में बजट पेश करने की परमिशन या फिर पावर, ठीक है, या फिर प्लानिंग फाइनेंस मिनिस्टर को दी जाती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करते हैं, और उस बजट में, ठीक है, यूनियन बजट और रेलवे बजट अब मिक्स होकर आता है 2017 के बाद। आपने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पढ़ा होगा। और करंट बजट जो इंटरिम बजट आया था, वो निर्मला सीतारमण ने दिया था, बराबर। लेकिन बजट में क्या खास बातें होती हैं? बजट एज यू पीपल नो, उसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बजट के। वो है एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स, है ना। यस, बजट जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होते हैं रिसिप्ट्स और एक होते हैं एक्सपेंडिचर, बराबर। यस, फाइनेंस मिनिस्टर पूरे इंडिया के लोगों को ये समझाती हैं कि आने वाले साल में गवर्नमेंट कितना खर्चा करना चाहती है, कितना खर्चा करने का प्लान कर रही हैं, क्योंकि बजट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड। ठीक है, कौन से सेक्टर्स में कितना एक्सपेंडिचर्स करेंगी, रेलवे में कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, नाउ डिफेंस सेक्टर में, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ तो एक्सपेंडिचर बताने के बाद दिमाग में आता है कि सर इतना पैसा आएगा कहां से। तो ओनली एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करना इज ऑलवेज अ हाफ स्टेटमेंट, मीनिंगलेस स्टेटमेंट। इसलिए एक्सपेंडिचर बनाने के बाद ना गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि जितना वो खर्चा करने वाले हैं, उस पैसों का सोर्स क्या है, फ्रॉम वेयर दे विल गो टू अरेंज द मनी। तो रिसिप्ट, तो बेसिकली मोटा मोटी देखा जाए तो बजट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट्स जो है वो 2 टाइप की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर। यस, अब ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, हम आज टॉपिक्स देखने वाले हैं। नाउ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर। अब जो डेवलपमेंटल के खर्चे हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, जो रेवेन्यू के खर्चे हैं, जो रोज के खर्चे हैं, उसे हम रेवेन्यू आइटम कहते हैं। जो गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम्स हैं, रोज होती हैं, ठीक है ना, उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जो कैपिटल रिसिप्ट, बराबर, वो कभी कभी इनकम्स होती हैं, राइट। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर डेफिनेशंस भी हैं, पर डेफिनेशंस मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ना, अंडरस्टैंड। सर रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, एम आई करेक्ट? तो हम ये कैसे बाइफरकेट करते हैं कि विच आइटम्स आर रेवेन्यू एंड विच आइटम्स आर कैपिटल? ध्यान से सुनना गाइज, बिकॉज इन सब के ऊपर एग्जाम्पल बेस्ड एमसीक्यूज है, और 4 एमसीक्यूज में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो देखो, हर वो ट्रांजैक्शन, एक लाइन में बोलूं, हर वो ट्रांजैक्शन जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करता है, अफेक्ट का मतलब है इधर बढ़ते हैं या कम होते हैं, वो सारे कैपिटल आइटम्स होते हैं। और हर वो ट्रांजैक्शन जो कैपिटल और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते, बराबर, वो सारे रेवेन्यू आइटम्स। सर क्या मतलब है? अब देखो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, लेकिन एक बार सुन लो। कैपिटल रिसिप्ट वो है जो एसेट्स को कम करती हैं और लाइबिलिटी को बढ़ाती हैं। तो हर वो ट्रांजैक्शन
जो एसेट्स को कम करे और लायबिलिटी को इंक्रीज करे, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। ओ नाउ, और हर वो ट्रांजैक्शन जो एसेट्स को बढ़ाए और लायबिलिटी को कम करे इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बात कर रहे हो? यस, ये डेफिनेशन है। सर रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू का कोई डेफिनेशन नहीं है। जो आइटम कैपिटल नहीं है ऑब्वियसली वो क्या है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को डिफाइन करने की जरूरत है भी नहीं। any expenditure which is not a capital expenditure is a revenue expenditure. Any receipt which is not a capital receipt is a revenue receipt. अरे है ना, नॉर्मल है ना। तो आपको कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का याद रखना है डेफिनेशंस, ठीक है। एग्जाम में लिटरली आते हैं कि कौन एसेट्स को बढ़ाए और लायबिलिटी को कम करे, वो कौन सा आइटम है। तो है तो कैपिटल, फिर रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है वो भी देखना होता है। ओके ना, तो देखो मैंने यहां पे लिखा है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, रिजल्ट इनटू सेल और क्रिएशन ऑफ द एसेट। एसेट को बेच देना मतलब एसेट्स का कम हो जाना, क्रिएट करना मतलब एसेट्स का इंक्रीज हो जाना, और रिजल्ट इनटू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, बराबर। लायबिलिटी का इंक्रीज हो जाना और लायबिलिटी का डिक्रीज हो जाना। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, यस, तो फिर कैपिटल है, कैपिटल बजट है। और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, नो, तो फिर वो रेवेन्यू बजट है ना। यस, तो देखो सर रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, यस ना। बजट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब क्या? खाली रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओ, तो देखो अब आप लोग को ये एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे गाइस। मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, आप सिर्फ अगर इतनी चीजें याद रख लेते हो, आपके लिए 4 एमसीक्यूज में से 2 एमसीक्यूज कंफर्म। क्या बात करो, अरे बोल रहा हूं कंफर्म, ठीक है। पार्ट ए हम 2 एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखना। तो आ जाओ, अभी सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन एक बार देख लो। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट वो इनकम्स है जो गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बिना कोई भी गवर्नमेंट अपना देश नहीं चला सकती, राइट। एक है टैक्स रेवेन्यू, मेन सोर्स ऑफ इनकम। टैक्स में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इज एक्चुअली अ डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे लगती हैं। जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और टैक्स को छोड़कर बाकी कोई भी गवर्नमेंट रेगुलर इनकम्स कमाए वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, बराबर। वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर, ऑन लोन्स, डिविडेंड्स, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बराबर ना। फिर आगे आप लिख सकते हो डोनेशंस, बराबर ना। ये सारी चीजें क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अग्री? तो ये दोनों मिला के रेवेन्यू आइटम्स बनते हैं, ओके। इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत सारे हैं, आपको इसमें एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत ही नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बराबर है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लो, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने आप समझ में आ जाएंगे ना। पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन पेमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, सब्सिडीज, एडमिन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे खर्चे हैं, गवर्नमेंट को पूरा देश चलाने के लिए जो रेगुलर खर्चे करने पड़ते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ओके। मेन आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आइटम्स याद रखने हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आ जाओ कैपिटल रिसिप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। नाउ मेन है, नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक है डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरीज ऑफ लोन। अब सुनो, ये दोनों मिला के इनको और भी नए नए नाम से जाना जाता है और वो आपको कंफ्यूज ना कर दे। इसे कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। मैं फिर से कह दूं, सेकेंड पॉइंट डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरीज ऑफ लोन, इन दोनों को मिला के कहा जाता है नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट लॉजिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। सर क्या मतलब होता है इसका? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है गवर्नमेंट का खुद का पैसा, इससे लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती,
डेट मतलब लोन्स, इससे लोन क्रिएट नहीं होता, ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा है। बराबर। कैपिटल रिसिप्ट में दो कैटेगरी। डिसइन्वेस्टमेंट, सर डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? डिसइन्वेस्टमेंट में दो बातें। नाउ गवर्नमेंट अपनी सारे एसेट्स बेच रही है, तो सेल ऑफ एसेट्स। अगर ऐसे कोई एग्जांपल आ जाए, जैसे गवर्नमेंट कभी कभी अपनी लैंड, बराबर, टेक्नोलॉजी, ये सब सेल करती हैं, तो सेल ऑफ एसेट्स को बेचना डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। और बी, गवर्नमेंट अपनी कंपनियां बेच रही हैं, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। इसके ऊपर एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कंपनी हैव सोल्ड देयर शेयर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब LIC 100% ओन्ड गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन 100% में से 3.5% शेयर्स बराबर गवर्नमेंट ने उसके कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच दिए, तो पैसा आया कि नहीं आया? तो पैसा आना तो रिसिप्ट हुआ, यस। नाउ सेल ऑफ शेयर्स, उन्होंने अपनी कंपनियों के शेयर्स बेचे, यस। अपने लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पढ़ा है, LPG प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने अपनी सारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, तो पैसा लिया कि नहीं लिया? यस, इट्स अ सेल ऑफ एसेट, इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। अभी अभी आपने रिसेंट में थोड़े सालों, 1-2 साल पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एयर इंडिया वॉज गवर्नमेंट ओन कंपनी, उन्होंने अपने टाटा को बेच दी, रतन टाटा जी ने खरीद ली। तो कहने से गवर्नमेंट ने अपनी एयर इंडिया कंपनी रतन टाटा को बेची, तो बेच के पैसे लिए होंगे कि नहीं ये लिए होंगे? तो अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कंपनियां बेच रहे हैं, बराबर। उसे क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में एसेट्स बेचना, बराबर, अपनी कंपनियों को बेचना, पैसा आया, लेकिन ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा है कि नहीं? यस, गवर्नमेंट ओन फंड, इसलिए इसे कहते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट। ओ, रिकवरी ऑफ लोन्स। अब सुनो गाइस, पास्ट ट्रेंड बताता है, ये रिकवरी ऑफ लोन का क्वेश्चन है ना, 90% हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस में एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया है, क्योंकि है ना ये इतना कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को कि पूछो मत। बिकॉज रिकवरी ऑफ लोन और ऊपर देखो लोन टेकन, और वो इंग्लिश वर्ड्स में गजब घुमाते हैं यार। रिकवरी ऑफ लोन और लोन टेकन, दोनों में वर्ड क्या आ रहा है? लोन। लोन, तो स्टूडेंट है ना लोन पढ़ के उसको, ठीक है, लोन टेकन कंसिडर कर लेते हैं। गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, प्लीज संभालना, ठीक है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, फिर वहां पे वो लोग घुमा देते हैं, दे ट्राई टू कंफ्यूज यू, एंड आई नो यू पीपल आर वेरी मच स्मार्ट, प्लीज इन सब बातों का ध्यान देना। रिकवरी ऑफ लोन का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने पिछले सालों में स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन्स दिए थे, हमने लोन दिए थे पास्ट ईयर्स में, और इस साल हम अपना पैसा वापस रिकवर कर रहे हैं। तो कहने से उधार का पैसा वापस लेना अपना खुद का ही पैसा होता है, तो इसे भी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, अदर पार्टीज। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? नाउ लोन मनी हैज बीन रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, विच वाज डिसबर्स प्रीवियसली, पिछले सालों में लोन दिया था वो रिकवरी हो रही है, बराबर। नाउ PSUs को लोन देना, फॉरेन गवर्नमेंट्स को लोन देना, ना यार पिछले साल लोन दिए थे तो पैसे वापस दे दो मुझे, तो रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी मतलब खुद का पैसा, ये समझा? ओके। नाउ थर्ड एंड द लास्ट, लोन टेकन, ये दूसरी कैटेगरी, इसे कहते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स, बराबर। लोन, अब लोन लेने की नौबत कब आती है? जब गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है, राइट? यस, तो लोन टेकन इज अ डेफिसिट सिनेरियो, लोन टेकन इज अ डेफिसिट। नाउ तो लोन टेकन को एग्जाम में लिटरली वो लोग बोलेंगे लोन टेकन किससे? लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, लोन टेकन फ्रॉम RBI, लोन टेकन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट किसी से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन इससे लाइबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है अपनी, फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा ना पैसा, ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर एग्जाम में लोन टेकन या डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट बोल दे तो समझ जाना इट्स अ लोन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, लिख लेना, समझ लेना, टेक्निकल नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो लोन टेकन के 3 नाम हो गए भाई, लोन टेकन, डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट और डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा, पर एक बार आप लिख लीजिए, बराबर। अच्छा, अब देखो, लोन वो RBI से भी ले सकते हैं, लोन वो फॉरेन गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, लोन वो पब्लिक से भी ले सकते हैं। अब बोलोगे ना RBI और फॉरेन गवर्नमेंट, ये आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। पब्लिक का लोन एग्जाम्पल्स में गजब घुमाते हैं, सर कैसे? पब्लिक से लोन कैसे लिए जाते हैं?
तो मालूम है इंडियन गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली बहुत सारे अकाउंट खोल के रखे हैं, ठीक है, दैट ऑल, जिसमें पब्लिक गवर्नमेंट को बेसिकली लोन नहीं दे रही है, पर वो सेविंग के नाम पे पैसे जमा कराती है गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो लोन ही हुआ ना। यस, तो पब्लिक के अलग अलग अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं, सेविंग स्कीम्स, बराबर ना, अलग अलग नाम है। नेशनल सेविंग स्कीम्स में पैसे डाल रही है पब्लिक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड, बराबर। आपको है ना पढ़ के ऐसा समझेगा कि पब्लिक सेविंग के लिए गवर्नमेंट को पैसे दे रही है, वो गवर्नमेंट के लिए लोन है। होप यू अंडरस्टूड गाइस, ये तीनों पे मैंने इतना टाइम दे दिया है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, मैं रिसिप्ट को रिसिप्ट से कंपेयर कर रहा हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो आइटम्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स में दो बातें, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में बहुत सारी चीजें। कैपिटल रिसिप्ट में तीन चीजें, सॉरी दो ही कैटेगरी है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब लोन टेकन, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरीज ऑफ लोन्स, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट का पूरा उल्टा, बराबर। डिसइन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट में लिखा था एसेट्स बेचना, यहां पे एसेट क्रिएट करना, तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रिएट करना, ब्रिजेस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, नई नई कंपनियां चालू करना, वहां पे कंपनियां बेचना था, यहां पे कंपनियां चालू करना था, मेट्रो कंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड है लोन्स एंड एडवांसेस। अब सुनो, लोन लेते हैं तो किसी साल में लोन देते भी होंगे, बराबर, तो लोन देना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, अदर पार्टीज, ऑल ऑफ यू, ठीक है। और एक और तीसरा लिख देता हूं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तुमने पिछले साल लोन लिए थे, इस साल रीपे कर रहे हो, यस ना। आपको ये समझा, इन सब में पैसा बाहर जा रहा है, ऑल ऑफ यू, यस। अब मैं अपना स्टेटमेंट पे वापस आ जाता हूं, फिर अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सर आपने कहा कैपिटल आइटम्स को पढ़ेंगे, कैपिटल आइटम्स चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर, वो चीजें होती हैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज को चेंज करती हैं, बराबर। अब आप हमको एग्जाम्पल से बता दो, तो देखो मैं सिर्फ कैपिटल आइटम्स की बात करता हूं। अब ये सारी चीजें थोड़ी सी मैं इसको लिख के रखूंगा, आई एम नॉट रबिंग इट, बिकॉज आपको यही पीडीएफ मेरे वीडियो के साथ मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप इसे संभालिएगा ना। अब देखो, लोन टेकन, लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, यस। तो पहला जो है लोन टेकन, इससे लायबिलिटी बढ़ी, इसके लिए कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा आया ना। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है एसेट्स बेचना, एसेट्स बेचने से क्या होता है, एसेट्स कम हो जाते हैं, बराबर। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन से भी एसेट्स कम होते हैं। तो देखो कैपिटल रिसिप्ट वो एग्जांपल्स हैं जिससे या तो एसेट्स कम हो रहे हैं या लायबिलिटी बढ़ रही है, हेलो, राइट, यस। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ना हमने एसेट्स कंस्ट्रक्शंस करवाए तो एसेट्स बढ़ते हैं, बराबर। लोन और एडवांसेस दिए हैं तो एसेट्स बढ़ते हैं ना। मैंने अपने लोन्स को रीपे किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो लायबिलिटीज कम होती हैं। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिससे या तो एसेट्स बढ़ेंगे या लायबिलिटी कम हो जाएंगी, यस। तो ये हुए एग्जाम्पल बेस्ड दो एमसीक्यूज। अब देखो मैं आप लोग को रेफर करवाता हूं पास्ट में एग्जाम्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे, आ जाओ जरा देखें। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ले रहा हूं मैं, नो डिटेल्स नथिंग, क्योंकि डिटेल्स आप सबने पढ़ रखी है, बस खाली ब्रश अप। ये वीडियोस देखने के बाद आप जब हमारे एग्जाम्स दे दोगे, आपके लिए चैप्टर एकदम परफेक्ट हो चुका होगा गाइस, मेरी गारंटी, आपका एग्जाम गजब जाने वाला है। नाउ in the Indian Union budget, in the Indian Union budget, which of the following is the non-tax revenue receipt? नीचे चार एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ये बताना नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है। ओके, एग्जाम्पल बेस से देखो, नीचे चार एग्जाम्पल्स हैं। जीएसटी गाइस, ये तो टैक्स रेवेन्यू है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी मेरा टैक्स रेवेन्यू, मुझे नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, बराबर। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी अगेन इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये भी मेरा टैक्स रेवेन्यू है। देखो जिसको एग्जांपल समझते हैं ना, वो सब निकाल देंगे। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स रिसीव्ड, ये मेरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो यही तो मेरा आंसर है,
इन्होंने नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट पूछा था, राइट। एग्जाम्पल बेस, कम से कम 2 MCQ, कितनी बार बोलूं। नाउ इन द इंडियन यूनियन बजट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज टैक्स रेवेन्यू एक्सेप्ट, ऊपर नॉन टैक्स रेवेन्यू पूछा था, इस क्वेश्चन में टैक्स रेवेन्यू पूछा है। अब 4 एग्जाम्पल में एक टैक्स रेवेन्यू होगा, बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगे। तो देखो, अच्छा सॉरी, क्लासिफाइड एज टैक्स रेवेन्यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला आइटम सिलेक्ट करना है, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस हो गए। तो देखो, एक्साइज ड्यूटी ये तो टैक्स रेवेन्यू है, ये मेरा आंसर नहीं है। कॉर्पोरेशन टैक्स ये मेरा डायरेक्ट टैक्स है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट ये मेरा आंसर है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उनको एक्सेप्ट वर्ड मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहिए, ऑपोजिट हो गया। नाउ इसके बाद नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव्ड कॉर्पोरेशन टैक्स विच इज अ डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम फर्म एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, हाँ बराबर, कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ, बताओ किसका पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट है, रेवेन्यू आइटम है। जैन 2023 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, सब एग्जाम्पल बेस। ऑल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, लोन रिकवरीज, डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर डिविडेंड गोज टू द फंड नोन एज कॉन्सोलिडेटेड फंड। बराबर, ये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, पर ये क्वेश्चन आ गया इसलिए मैंने लिख दिया। आ जाओ, ऑब्टेनिंग लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ओहो हो, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, बताओ ये कौन सी रिसिप्ट है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग, टैक्स रेवेन्यू, डेट क्रिएटिंग। गाइज इट्स अ डेट क्रिएटिंग, क्योंकि लोन लेना डेट क्रिएटिंग होता है। ए, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, लोन लेने को डेट क्रिएटिंग भी कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, है ना। नवंबर 2022 का क्वेश्चन। अब आ जाओ 6th पे, a loan at concessional rate of interest disbursed by the government of India to a thermal power project in India is an example of। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये बताओ, लोन तो है, गवर्नमेंट ने लोन लिया है कि दिया है। सर क्यों, अगर लोन लिया है तो कैपिटल रिसिप्ट होगा, और लोन दिया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, ये श्योर है। गाइज लोन डिसबर्स किया है, लोन दिया है, लोन देने से पैसे बाहर जा रहे हैं, पैसे बाहर जाने को एक्सपेंडिचर कहते हैं, इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट, इसे एसेट क्रिएट हो रहा है। 7th, लोन्स एंड एडवांसेस डिसबर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। सिमिलर क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को क्या दिया, लोन्स दिया, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन देना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन लेना इज अ कैपिटल रिसिप्ट। When the government of India makes an expenditure that leads to a creation of physical assets and reduction in liability, ओहो, ऐसे कौन से खर्चे हैं, ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिससे एसेट क्रिएट होते हैं, मतलब एसेट्स बढ़ते हैं और लायबिलिटी कम हो जाती है, उसे क्या कहेंगे। देखो एसेट और लायबिलिटी चेंज हो रही है, मतलब कैपिटल आइटम्स है, तो रेवेन्यू तो है नहीं, यूनियन और नेशनल ऐसा करके कुछ पड़ा नहीं, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इजी हो गया, कैपिटल रिसिप्ट भी होना चाहिए था, तो मजा ही आ जाता। एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा जी, हाँ जी। नाउ 9th, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट डिविडेंड एंड प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिविडेंड और प्रॉफिट मिलना ये क्या है, तो देखो पैसे मिले हैं तो एक्सपेंडिचर तो हो नहीं सकते, बराबर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, या तो टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू। गाइस प्रॉफिट कमाने का भी टैक्स नहीं होता, इट्स अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, बराबर। नेक्स्ट, रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स बेचे, शेयर्स बेचना डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू नहीं पूछा, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग पूछा है, तो अच्छी बात है, इट्स अ नॉन डेट क्रिएटिंग, गवर्नमेंट का खुद का पैसा है। सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने उसकी पूरी कैटेगरी बना दी, 2 MCQs, बराबर। देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। चलो 4-5 क्वेश्चंस और, फिर चलते हैं पार्ट बी पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये रिपीट हो गया है, इट इज अ
नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट with legends to the Union Budget of India. All mentioned items are considered as non-debt creating capital receipt except. बाकी ऊपर का मुझे कोई लेना देना नहीं था, वो कह रहे नीचे दिए गए सारे एग्जाम्पल्स नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स हैं एक्सेप्ट, मतलब आप ये बताओ कौन सा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट है. सर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट मतलब लोन है ना. यस. नाउ रिकवरी ऑफ लोन प्रीवियसली डिसबर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो रिकवरी ऑफ लोन है, रिकवरी ऑफ लोन मतलब हमने पिछले सालों में लोन दिया था वापस रिकवर हुआ है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, ये मेरा आंसर नहीं है. अगेन रिकवरी ऑफ लोन प्रीवियसली डिसबर्स, बराबर, ये भी रिकवरी ऑफ लोन है, नॉन डेट क्रिएटिंग है. रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक. गाइस गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स बेचे, ये डिसइन्वेस्टमेंट है लेकिन ये भी नॉन डेट क्रिएटिंग है. बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने खुद ने लोन लिया, ये डेट क्रिएटिंग है. एग्जाम्पल्स के वर्डिंग्स को पकड़ना सीखो. 13. इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज क्लासिफाइड एज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट. नीचे फिर से एग्जाम्पल, आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट है. सर पहले तो अपने दिमाग में ये लेकर आओ व्हाट इज डेट क्रिएटिंग. डेट क्रिएटिंग का मतलब होता है, डेट क्रिएटिंग का मतलब होता है लोन, लोन लेना, बराबर. तो देखो रिसिट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये मेरा आंसर नहीं है. रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ लोन प्रीवियसली डिस्बर्स्ड, रिकवरी ऑफ लोन है, ये भी नॉन डेट क्रिएटिंग है. रिसिट ऑफ डिविडेंड, ये तो रेवेन्यू रिसिट है. बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ने इंडियन वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, ये डेट क्रिएटिंग है. मैंने कहा ना ऊपर जो मैंने चार्ट बताया ना इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता. हाँ वर्डिंग्स बदल सकते हैं ऑब्वियसली. नाउ रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ लोन्स प्रीवियसली डिसबर्स्ड. नाउ आपने पिछले साल लोन दिए थे, इस बार रिकवर कर रहे हैं, बराबर, ये है कैपिटल रिसिट. मास्टर हो गए होंगे अब तो यार. इन इंडियन यूनियन बजट रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड ओनली टू द करंट फाइनेंशियल ईयर, बराबर. तो बताओ उसे क्या कहेंगे. ऐसे खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड को रिलेट करते हैं. रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट इज माय करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स, बराबर. तो देखो मैंने पार्ट ए कंप्लीट किया जिससे सिर्फ एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस थे. अब आ जाओ पार्ट बी पे. आपको एग्जाम में इसके ऊपर कैलकुलेशंस भी आ सकते हैं. पार्ट बी है टाइप्स ऑफ बजट, मतलब डेफिसिट कैलकुलेशन, ये मेन पार्ट है लेकिन एक्चुअली इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ बजट. ओके तो अब देखो टाइप्स ऑफ बजट. बजट में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं ब्रॉडली, ऐसे तो तीन टाइप्स होते हैं विच यू बराबर विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन. नाउ बैलेंस बजट और एक होता है अनबैलेंस. चलो मैं यहां पे लिखता हूं. नाउ बजट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बैलेंस बजट और एक होता है अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस बजट आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट. तो बेसिकली इस तरीके से देयर आर थ्री टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ बजट में बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट. मेन तो डेफिसिट है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. नाउ बैलेंस बजट का मतलब है ये साल गवर्नमेंट का जितना भी कलेक्शन था, टोटल रिसिप्ट्स हैव बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. क्या बात कर रहे हो. हाँ नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट, जब मैं टोटल रिसिप्ट कहता हूं तो मैं कहना चाहता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. जब मैं टोटल एक्सपेंडिचर कहता हूं तो मैं कहना चाहता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर. इस बजट के अंदर गवर्नमेंट को लोन लेने की नौबत नहीं आती. क्यों? अरे बैलेंस का मतलब एग्जैक्टली मेरे पास जितना कलेक्शन आया था उतना एग्जैक्टली उतना खर्चा हो गया. ये नॉर्मली इम्प्रैक्टिकल है. ये प्रैक्टिकली एग्जैक्टली रिसिप्ट जितना खर्चा हो जाना पॉसिबल नहीं होता. ये कोइंसिडेंस हो सकता है, बट अगर मान लो कि ये होता भी है तो ये
दिखाता है कि कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, कंट्री अपने खुद के खर्चे पूरे मैनेज कर लेती है, इट इज अ साइन ऑफ डेवलप्ड। तो ये डेवलप कंट्रीज में पाया जाता है और इसके अंदर बोरोविंग्स नहीं आती, नो बोरोविंग्स, गवर्नमेंट को लोन लेने की नौबत नहीं आएगी, तभी तो बैलेंस है ना। यस, सरप्लस बजट, ये प्रैक्टिकली ऑब्वियसली पॉसिबल है। सरप्लस बजट का मतलब है इस बार रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर्स कम है। इट इंडिकेट साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंट्री, बराबर। ये भी डेवलप कंट्रीज के साइन है। नाउ डेवलप कंट्रीज में मोस्टली रिसिप्ट ज्यादा होती हैं, एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं। मतलब पूरे साल देश चला के डेवलपमेंटल सारे खर्चे करने के बाद भी गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसा बचा है, हाँ कि ना। यस, नाउ इसमें भी बोरोविंग्स नहीं होती, गवर्नमेंट का खुद का पैसा उल्टा ज्यादा हो गया तो बोरोविंग्स लेने की नौबत नहीं आती, नो बोरोविंग्स। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाएं तो बोरोविंग्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ डेफिसिट बजट, इसमें रिसिप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर, वहां पे साइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि नॉर्मली अंडर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में हमेशा बजट डेफिसिट होते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की इनकम्स कम होती हैं, रिसिप्ट्स कम होते हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, तभी तो हम डेवलपिंग है, बराबर। यस, तो रिसिप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर्स, रिसिप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर। नाउ तो सर खर्चे ज्यादा हैं और रिसिप्ट कम, तो यहां पे क्या कैसे करेगी गवर्नमेंट मैनेज, सारे खर्चे तो हो ही नहीं पाएंगे। नहीं, यहां पर गवर्नमेंट मदद लेती है लोन्स का, तो यहां पर लोन लेने की नौबत आती है। तो ये साइन है अंडर डेवलप कंट्रीज का। यस, बोरोविंग्स, तो बोरोविंग्स जो है ना, बराबर, वो सिर्फ डेफिसिट में ही होते हैं, बैलेंस और सरप्लस में कभी बोरोविंग्स नहीं होती। ओके, अब बोरोविंग्स, ठीक है, अब लोन ले रही है गवर्नमेंट, तो बताओ ये साइन अच्छे हैं कि खराब है। देखो गाइस, लोन लेना कोई खराब बात नहीं है, बराबर। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार कंट्री को लोन लेना पड़ रहा है, बराबर, तो ये बहुत ही खराब बात है ना। देखो जैसे आप लोग, ठीक है, आपके पेरेंट्स, मैं ना, हम लोग ने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उधारी तो ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। लोन लेना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन लोन किस चीज के लिए लेते हो ना, वो मैटर करता है। अगर आप लोन डेवलपमेंट के लिए ले रहे हो तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बराबर। इसका मतलब तुम अपने फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हो, कंट्री, बराबर, अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए खर्चे कर रही है। लेकिन अगर आप रेगुलर खर्चों के लिए लोन लेते हो तो बहुत ही वर्स्ट बात है, बराबर। यस, तो देखेंगे इसको। नाउ फिलोसॉफिकल बातें छोड़ दो, एक बार आ जाओ। अब जो डेफिसिट बजट है ना, वो 4 टाइप के डेफिसिट्स हैं, यही मेन पार्ट है इस चैप्टर का। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट और एक होता है बजट डेफिसिट। इट इज अ बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट। सर डेफिसिट होते हैं यार, इनमें चारों वैरायटीज कैसे हो गए, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूं, बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, द फर्स्ट वर्ड रेवेन्यू, इसमें कभी कैपिटल आइटम्स नहीं आएंगे, बराबर। यस, मतलब इस साल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट से, ये थोड़ी सी वर्स्ट सिचुएशन है। इसका मतलब गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चे भी मैनेज नहीं कर पा रहा, इट इज अ वर्स्ट सिनेरियो। किसी भी कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होना चाहिए, क्या बात करो। यस, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट कभी नहीं आएंगे। ओ ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए ना रेवेन्यू बजट में, ठीक है, कभी भी कैपिटल आइटम्स नहीं आते, तो रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू की बातें करेंगे, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट का, इसका मतलब गवर्नमेंट को वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज है। इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं समरी में, गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी भी नहीं दे पा रही है ना, ये वर्स्ट सिचुएशन। यस, जो लोग अपने रोज का खर्चा मैनेज नहीं कर पाए वो वर्स्ट सिचुएशन है, वो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, वो गरीबी से गुजर रहे हैं, ठीक है। यस, नाउ फिस्कल डेफिसिट। सर फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है
टोटल डेफिसिट। सर मतलब देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर खाली हमने रेवेन्यू को कंसीडर किया, गवर्नमेंट के रोज के खर्चे कम पड़ रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, इसको बोलते हैं टोटल डेफिसिट, मतलब टोटल कितना शॉर्टेज है पैसों का। फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम टोटल डेफिसिट, टोटल कितना शॉर्टेज है, मतलब रोज के खर्चे को भी शॉर्टेज है और डेवलपमेंट के खर्चे को भी शॉर्टेज है, दोनों डेफिसिट को मिला दो तो टोटल डेफिसिट बनता है। मतलब फिस्कल डेफिसिट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इंक्लूड रेवेन्यू डेफिसिट एज वेल एज कैपिटल डेफिसिट्स। ओ, तो फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली रियल डेफिसिट है और मेजॉरिटी क्वेश्चंस फिस्कल डेफिसिट पे आते हैं, ठीक है। नाउ तो फिस्कल डेफिसिट में दो बातें, फिस्कल डेफिसिट का मतलब एक होता है टोटल डेफिसिट, बराबर, ये ऑलरेडी बता दिया, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। सर तो फिर ये डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है गाइस, ये डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को टोटल कितना शॉर्टेज पड़ा ये साल में और गवर्नमेंट को कितना लोन लेना पड़ेगा। क्या बात करो, यस, फिस्कल डेफिसिट से गवर्नमेंट को पता चलता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट को, अब डेफिसिट मतलब पैसों की शॉर्टेज है तो बोरोविंग्स तो करनी पड़ेगी, कितना लोन लेना है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितनी रिक्वायर्ड है, तो जितना शॉर्टेज है उतना लोन चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट ही है जो गवर्नमेंट को ये बताता है कि हाउ मच लोन इज रिक्वायर्ड, तो हाउ मच बोरोइंग शुड बी डन। तो अगर आपको एग्जाम में कभी कभी घुमाने के क्वेश्चन आ जाए ना कि विच डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच लोन शुड बी टेकन, मतलब हाउ मच लोन इज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, बराबर, तो फिर आप फिस्कल डेफिसिट को टोटल टिक मार्क करके आएंगे। ओके, नाउ तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है गाइस, देयर आर 3 to 4 फॉर्मूलाज है, सबका लॉजिक एक, लेकिन सुनो जरा, नाउ अंडरस्टैंड। मैं फिस्कल डेफिसिट को यहां लिखता हूं प्लीज, अब बाद में कॉपी कर लेना। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले पॉसिबल है ना मैं सारे लिख रहा हूं और एग्जाम में लिटरली बहुत घुमाते हैं। हाँ, मैं फिर से बोल देता हूं, फिस्कल डेफिसिट का मींस है टोटल डेफिसिट। ओके, फिस्कल डेफिसिट मींस टोटल डेफिसिट। आई एम राइटिंग विद अ डिफरेंट कलर पेन। तो देखो फिस्कल डेफिसिट के कितने फॉर्मूले हैं। फिस्कल डेफिसिट हमको ये इंडिकेट करवाता है कि कितना लोन लेना है, मतलब इसके अंदर अभी तक लोन इंक्लूड नहीं है। इसके लिए मालूम है कुछ स्टूडेंट इसको रिवाइज करते हैं, इट इज अ डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो देखो जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला वो है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, इसमें लोन्स कभी इंक्लूड नहीं होते क्योंकि लोन कितना लेना है वही तो बताना है ना, पहले ही लोन डाल दोगे तो पता कैसे चलेगा। यस, दूसरा फॉर्मूला ऑप्शनल और, ओके, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, आरडी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट, दोनों डेफिसिट को ऐड कर दो तो फॉर्मूला बन जाए। तीसरा फॉर्मूला इसी का इंटरप्रिटेशन, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, बराबर, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल डेफिसिट का क्या मतलब होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिट। तो आपको एग्जाम में कभी कभी ये फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन दे देंगे, कभी कभी एग्जाम में क्या देंगे ना, मैं सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिट, तो भी चलेगा। अरे हेलो, यस, ये इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो लोग रट्टा मारते हैं वो ये भी देखते रहते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला बजट डेफिसिट, अब ये आगे समझेगा आपको, प्लस बोरोविंग्स, ठीक है, ये और बजट डेफिसिट प्लस बोरोविंग्स, कितने फॉर्मूले हो गए नाउ, बोलने के लिए 4 हो गए लेकिन लॉजिकली 3 हुए, आरडी और सीडी का वो इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो देयर आर टोटल 3 फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बताता हूं, एग्जाम में लिटरली आया हुआ है, ये चारों एक ही चीज को एक्सप्लेन करते हैं बट आपको कंफ्यूज किया जाता है, इसके लिए एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, टोटल लोन टेकन, लोन फ्रॉम, अच्छा बोलो लोन वर्ड यूज करेंगे या तो फिर बोरोविंग वर्ड यूज करेंगे, संभल लेना, लोन फ्रॉम पब्लिक प्लस लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, एफजी मतलब फॉरेन गवर्नमेंट्स,
ओके, प्लस लोन फ्रॉम आरबीआई। आप सारे लोन्स को ऐड करोगे तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। क्या बात करो, यस। तो देयर आर टोटल 4 फॉर्मूलाज। इसके अलावा वो आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबका मतलब सेम है, बट आप संभाल लियो। ये था फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट ही है, लेकिन प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड या फिर पेएबल, ये वर्ड अगर आप माइनस कर दें तो आपको फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। सॉरी, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट मींस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल, बराबर। तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन हटा देंगे ना तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। दिस इज अच्छा सर, प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है बेसिकली? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है इंटरेस्ट बर्डन को हटा के मेरा देश चलाने का खर्चा। ओ, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर की बात करता हूं, कोई मुझे पूछेगा ना, प्रवीण तेरे घर का मंथली खर्चा कितना है, तो मैं बोलता हूं मंथली खर्चा मेरा 50,000 है। फॉर एग्जांपल घर चलाने का मेरा रोज का खर्चा बराबर 50,000 है। तेरी सैलरी कितनी है? फॉर एग्जांपल 30,000 है। तो मुझे घर चलाने का कितना शॉर्टेज है रियलिटी में? 20,000, बराबर। नाउ लेकिन मैं अपने मेंबर को कहता हूं कि यार मुझे हर महीने 30,000 का शॉर्टेज पड़ता है। बोलता वो कैसे प्रवीण, घर चलाने का खर्चा तो तेरे को 20,000 का शॉर्टेज पड़ता है। बोलता नहीं सुन, ये तो मेरा एक्चुअली घर चलाने का खर्च शॉर्टेज है, प्लस मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन पे 5,000 रुपए। तो ये टोटल क्या मालूम है? ये टोटल मेरा फिस्कल डेफिसिट है। तो बराबर ये मेरा फिस्कल डेफिसिट है, इसके अंदर इंटरेस्ट बर्डन भी आ गया और मेरा घर चलाने का खर्चा भी आ गया। फिर अगर लेकिन आप चाहिए बोलते प्रवीण देख मुझे ये बता तेरे को एक्चुअली घर चलाने का कितना शॉर्टेज है, तो खाली ये 20,000 है ना, तो इट्स कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द रियल डेफिसिट टू रन द कंट्री। इट डज नॉट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन अगर पीडी में आप 5,000 इंटरेस्ट भी ऐड कर दो तो ये लॉजिकली फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। तो फिस्कल में से इंटरेस्ट हटा दो तो प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों सेम है, खाली एक चीज का फर्क है, लोन लेने के बाद भी अगर आपको शॉर्टेज है तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। सर लोन लेने के पहले के डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, लोन लेने के बाद के डेफिसिट को बजट डेफिसिट कहते हैं, बराबर। तो इट इंक्लूड्स बोरोविंग्स। फिस्कल डेफिसिट इज अ डेफिसिट excluding borrowing, budget deficit is a deficit including borrowing। मतलब इसके अंदर बोरोविंग आप इंक्लूड कर देते हो, मतलब लोन लेने के बाद भी शॉर्टेज है, इसका मतलब पब्लिक ने आपको लोन दिया ही नहीं। ओ यस, तो यहां पे बजट डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरोविंग, बराबर। बजट डेफिसिट का एक और फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट में से आप बोरोविंग माइनस कर देंगे ना तो आपको बजट डेफिसिट मिल जाएगा। सर लेकिन फिर बजट डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? देखो गाइस, फिस्कल डेफिसिट के बाद गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि हमको लोन लेना है। उन्होंने पब्लिक से लोन लिया, उन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया, IMF से लोन लिया, जिनसे भी लेना था लोन ले लिया। तो लॉजिकली अब डेफिसिट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन डेफिसिट फिर भी बच गया। इसका मतलब लोन लेने के बाद भी आपको शॉर्टेज है पैसों की। तो अब आखिरी कौन बचा? RBI। RBI हमेशा लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि RBI कभी भी गवर्नमेंट को मना नहीं करता। इससे तो आप कहते हो RBI इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो बजट डेफिसिट ये बताता है कि पूरी दुनिया किससे लोन लेने के बाद भी अगर शॉर्टेज है तो फिर हम RBI को बोलेंगे भाई तू लोन दे दे। आर यू गेटिंग? तो बजट डेफिसिट ये बताता है कि अब हमको RBI से कितना लोन लेना पड़ेगा। ओ यस, ओके, RBI इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, राइट? ओके फाइन। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, समझ आया आपको? ओके नाउ अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस, खाली डेफिसिट पे क्वेश्चंस। सी टू इट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी बात सुनना, मैक्सिमम क्वेश्चंस फिस्कल पे ही आए हैं। फिस्कल, प्राइमरी रेवेन्यू, बजट डेफिसिट पे आज तक क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है? प्लीज संभालो। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल डेफिसिट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? तो आपको इन्होंने आपको फॉर्मूला पूछा है, सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है? देखो, नेट डोमेस्टिक बोरोइंग विद इन इंडिया, बोरोइंग फ्रॉम RBI एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड।
यही मेरा आंसर है। सर क्या बात करो, ऑब्वियसली बी नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल डेफिसिट नहीं, बराबर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल डेफिसिट और टोटल एक्सपेंडिचर। हेलो, हाँ कि ना? इसमें सर तो ये तो मुझे राइट लग रहा है सी वाला, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ है बताओ? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट तो कैपिटल रिसिप्ट हुआ, जबकि खाली लोन एक्सक्लूड होता है, तो ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, बराबर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, बराबर, ये फिस्कल डेफिसिट नहीं हुआ। सर लेकिन ये तो आपने ऊपर फॉर्मूले में लिखवाया नहीं। गाइस ये देखो, ये मेरा फोर्थ आंसर, मैंने कहा ना एग्जाम में दिए हुए हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो सेकंड, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी फाइनेंस बाय। ओ एक और चीज बताता हूं, मैंने आपसे कहा था ना जब मैं आपको बताऊंगा। नाउ लिसन, आप मुझे बताओ फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल शॉर्टेज। टोटल शॉर्टेज क्या बताता है कि गवर्नमेंट को कितना लोन लेना पड़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का काम कौन करेगा, मतलब फिस्कल डेफिसिट को पूरा कौन करेगा, लोन। इससे देखो मैंने आपको ऊपर जब पार्ट ए पढ़ाया था तब मैंने आपसे एक और चीज कही थी कि कैपिटल रिसिप्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग मतलब लोन टेकन, लोन टेकन का एक और नाम है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है जिस दिन फिस्कल डेफिसिट होगा उसको पूरा करने के लिए लोन ही लेना पड़ेगा, तो लोन को इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग वर्ड यूज किया गया। डेफिसिट फाइनेंसिंग ये वर्ड आ जाए रट्टा मार लो, वो लोन की बात कर रहे हैं। तो देखो फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी फाइनेंस बाय, फिस्कल डेफिसिट की कमी पूरी किससे करोगे, तो लोन से करेंगे, तो बोरोविंग्स इज द ओनली आंसर। अच्छा हाँ, नाउ हाउ डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की कमी पूरी करने के लिए वो पैसा कहां से लाते हैं, लोन से। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब लोन, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब लोन, ठीक है। नाउ रिकवरी ऑफ लोन ना, ये तो खुद का पैसा है, ये ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। नाउ बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस। रिकवरी ऑफ लोन नो, रिसिप्ट फ्रॉम इंडिया फॉर सेल ऑफ शेयर्स नो, ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब लोन, मतलब हम बोरोइंग करेंगे, ओके। इन अ पर्टिकुलर ईयर इंडियाज एनुअल बजट प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। देखो एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन भी आते हैं कैलकुलेशंस वाले। नाउ नेट बोरोइंग एट होम, बोरोइंग की है 800 करोड़ की, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई 600 करोड़, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड 300 करोड़। नाउ फाइंड क्या करना है, फिस्कल डेफिसिट। ओ फिस्कल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग्स को ऐड कर लो, तो बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक 800 करोड़, बोरोइंग फ्रॉम RBI 600 crores, borrowing from abroad 300 crores, तो 8 plus 6 14, अरे बराबर। नाउ प्लस 3 1700 crores, सारे बोरोइंग्स को ऐड कर दो, अरे यही तो फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले को फिगर्स में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। ओके सो कैलकुलेशंस भी आते हैं, यस ये तो मैं लिख रहा हूं, आपको तो ओरली सॉल्व करना है, जिसको फॉर्मूले पता है वो पिकअप कर लेंगे। Then which of the following is equal to gross fiscal deficit? Gross fiscal deficit. Now वापस फॉर्मूला, जितने भी क्वेश्चंस आए देख लो, फिस्कल डेफिसिट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिस्कल डेफिसिट का सही फॉर्मूला कौन सा है, तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके, माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। लग रहा है मुझे तो यही आंसर लग रहा है, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट होती है। टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल, लेकिन एक्सक्लूडिंग लोन, तो देखो इसमें लोन नहीं है, बट फिर भी मैं सारे पढ़ूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, रॉन्ग। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को ऐड कैसे कर सकते हो, माइनस करना पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हो गया, रॉन्ग, कैपिटल आइटम्स ही नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कुछ भी बोलते हैं, ए इज द ओनली करेक्ट आंसर, है ना, यस। तो इसी के साथ पार्ट बी टाइप बी कंप्लीट किया, मेजरली डेफिसिट्स आर ओवर। अब आ जाओ पार्ट सी एंड द लास्ट वन, ठीक है। यहां पे हेडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको इग्नोर करो आप। इसे कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको एग्जाम में कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। टोटल 4 एमसीक्यूज हैं गाइस। एक चीज तय है, 2 एमसीक्यूज एग्जाम्पल बेस आएंगे पार्ट ए में से, एक क्वेश्चन डेफिसिट से आएगा, कंफर्म है,
3 क्वेश्चन हो गए, और चौथा जो क्वेश्चन है वो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से आएंगे। सर आप इतना क्लियरली कैसे बोल सकते हो? गाइस एक्सपीरियंस से यार, है ना। आप पढ़ो बिंदास, मैं बैठा हूँ जेकेएससी में, बराबर। नाउ वी आर वर्किंग फॉर द एनालिसिस एंड टू मेक योर वर्क इजी। पास होने के बाद चॉकलेट भेज दियो घर पे, याद रखना, ठीक है। नाउ ओके, एफआरबीएम एक्ट। आप देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सुनो। सबसे पहला एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट के ऊपर पास एग्जाम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नाउ ये है क्या, तो सुनो, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। हमारे इंडिया में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था इन द ईयर 2003। 2003 क्यों बना था, सुनो। हमारे इंडिया में ना आज भी डेफिसिट बहुत है। फिस्कल डेफिसिट इज द मेन, यही तो टोटल डेफिसिट है ना। फिस्कल डेफिसिट इज द मेन डेफिसिट। हमारे इंडिया में इतना डेफिसिट था ना कि लोन लेने से भी पूरा नहीं होता था। और लोन लेना है ना इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन गाइस। आज हम लोन लेके अपना काम निकाल लेते हैं, अगले साल ना, ठीक है, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाता है। लोन क्या फ्री में थोड़ी मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर डेफिसिट और बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट अच्छा, गवर्नमेंट खुद ही खर्चे कर रही है, तो गवर्नमेंट डज नॉट कम टू नो कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको खर्चे भी मैनेज करने पड़ेंगे। यस ना, तो गवर्नमेंट कहती है देखो भाई, मैं ही प्लानिंग करता हूँ, मैं ही खर्चे करता हूँ, तो मुझे मेरे खर्चे पता नहीं चल सकते, और ये नेचुरल है। जो एक्शन लेता है उसको खुद की गलतियां नहीं पता चलती। जैसे आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं क्या? नहीं, हम तो हमेशा ही राइट रहते हैं। हाँ, ये इंडियंस का एटीट्यूड है ना। नाउ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट ही बना दिया, एफआरबीएम। उनको कहा कि भाई देखो, तुम हमारे एक्शंस को रेगुलेट करो और हमको बताओ कि कौन से सही खर्चे हैं, कौन से गलत खर्चे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, डेफिसिट कम करना है। और एफआरबीएम आपको टारगेट दिया कि आप हमको हमेशा एडवाइस देते रहेंगे कि हमको हर साल डेफिसिट कम 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 करना है। ऑब्वियसली जीरो नहीं कर सकते क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेफिसिट आज भी है, लेकिन पहले वर्स्ट सिनेरियो था, अब ठीक ठाक चल रहा है, बराबर। तो एफआरबीएम एक्ट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट एवरी ईयर, बराबर, बाय 3% ऑफ जीडीपी। नेशनल इनकम के 3% से हम कम करते रहेंगे। क्या बात करो, यस। मतलब गवर्नमेंट ने अपने ही एक्शंस पे एक एक्ट बना दिया कि भाई आप हमको एडवाइस करते रहेंगे, ताकि हम गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं पता तो चले। तो एफआरबीएम एक्ट बनाया, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, आप याद रखना। तो देखो, और उसके चेयरमैन है करंटली एनके सिंह। 2003 में एफआरबीएम एक्ट बना। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री, टू इंट्रोड्यूस मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन, खर्चों के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग करना, टू एम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव है फिस्कल डेफिसिट को कम करना, एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट। चौथा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज संभाल लेना। तो यह पढ़ के जाना। फाइनेंस बिल, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कम से कम 2 बार। फाइनेंस बिल क्या है गाइस? हर साल जब बजट देती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स देने के टाइम पर, सॉरी एग्जाम्पल्स क्या, हर साल बराबर जो बजट आता है उसमें हर साल टैक्स स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट आता है। टैक्स जो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, हर साल बराबर अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। टैक्स सिस्टम में अमेंडमेंट्स किसके थ्रू किए जा सकते हैं? तो गाइज हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बराबर आर्टिकल 110 कहता है अगर आपको इंडिया में टैक्स में कोई चेंजेस लाने हैं तो वो सिर्फ एक ही बिल से पास किया जाएगा, फाइनेंस बिल। तो आपको ना 2 बातें याद रखनी है, बहुत सिंपल, ठीक है। फाइनेंस बिल सिर्फ का एक ही काम है, टू मेक चेंजेस इन द टैक्स सिस्टम ऑफ द कंट्री। नए टैक्सेस लेकर आना, पुराने टैक्सेस हटाना, बराबर, एग्जिस्टिंग टैक्सेस में चेंजेस लाना। तो आप लोग बाकी सब चीज़ों को मत पढ़ो, आप पढ़ेंगे आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फाइनेंस बिल प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ एनुअल, ये ठीक है। दिस बिल इंक्लूड्स प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर और कंटिन्यूस ऑफ द सेम। आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। और फाइनेंस बिल कितने दिन में पास होना चाहिए? 75 डेज। हालांकि उन्होंने आज तक 75 डेज नहीं पूछा, पर एक ही चीज पूछी कि अगर टैक्स में कोई भी अमेंडमेंट्स लाने हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो कौन से बिल से पास किए जाते हैं? इट्स अ फाइनेंस बिल, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट, बजट स्पीच। इसके ऊपर भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट प्रेजेंट करती हैं
उनके बजट में कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी पूछते हैं। हाँ, विच टॉपिक्स आर इन्वॉल्व। तो देखो ये सारे टॉपिक्स, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंडिचर बजट, मीडियम टर्म्स, ठीक है, मैक्रो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल एंड फाइनेंस बिल, ये सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ कि ना? अच्छा, डिमांड फॉर ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल ये क्या होता है, ये मैं आपको अभी एक और टॉपिक में बताऊंगा, पर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज नॉट अ टॉपिक इन्वॉल्व अंडर द बजट स्पीच। तो नॉट वर्ड आता है, लेकिन जिसको ये लिस्ट पता होगी वही तो नॉट पे आंसर दे पाएगा। यस, थर्ड पॉइंट समझा? ओके, फोर्थ एंड द लास्ट जो मेरे इस नोट्स में लिखे हुए नहीं है, अंडरस्टैंड नाउ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सुन लो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं टॉपिक सी के ऊपर, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। कंट्री का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फटाफट देख लो, एक है कंसोलिडेटेड फंड, एक है कंटिंजेंसी फंड और एक है पब्लिक अकाउंट, है ना। ये भी एक बार पढ़ के जाना। कंसोलिडेटेड फंड ये है जो है वो मेन अकाउंट है। गवर्नमेंट का सारा रेवेन्यू, सारा कलेक्शन इसी में आता है। सारा कलेक्शन, यस, मतलब ऑल टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, सब पैसे इसी के अंदर आते हैं। ये मेन अकाउंट है, बराबर। तो ये पब्लिक का जो साल भर का पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, नाउ कंसोलिडेटेड फंड ही मेन अकाउंट है। यही पैसा सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर बजट देती जरूर है, लेकिन पूरे इंडिया का खर्चा क्या वो संभाल दिए क्या? नहीं। इंडिया इज द सम ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, सारे स्टेट को मिला के इंडियन गवर्नमेंट बनी है। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसों से पूरा देश चलाना है। देश चलाना मतलब सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज चलानी है और मिनिस्ट्रीज चलानी है, राइट। तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे स्टेट्स में, ठीक है। अब ये बहुत डिटेल है, पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन ये पैसा, कंसोलिडेटेड फंड का पैसा स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? ऐसे ही बांट दिए जाते हैं क्या? नहीं। बजट पेश होने के बाद, ठीक है, हर स्टेट का भी बजट आता है। वो स्टेट के बजट्स, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कौन चलाती है? सीएम, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स को आने वाले साल में अपना स्टेट चलाने का कितना पैसा चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो चीफ मिनिस्टर को भी अपना बिल प्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब स्टेट बजट भी बनते हैं, यस, लेकिन स्टेट बजट को मिला के ही यूनियन बजट बनता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सर पैसे कैसे मिलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को इस कंसोलिडेटेड फंड से लेने के लिए पैसा पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। कंसोलिडेटेड फंड्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को तभी दिए जा सकते हैं जब पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। पार्लियामेंट मतलब हाउस, लोकसभा, बराबर है। वहां पर हर स्टेट गवर्नमेंट को, बराबर, मिनिस्ट्री को ना अपना बजट देना पड़ता है। तो उनको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये समझ लो स्टेट का बजट है। डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर अपना बजट देंगे कि आने वाले साल में महाराष्ट्र का पूरा स्टेट चलाने के लिए हमको 1,20,000 करोड़ चाहिए। तो वो क्या कर रही है? डिमांड, उस डॉक्यूमेंट को डिमांड फॉर ग्रांट कहते हैं। इसके ऊपर वोटिंग होती है, बराबर, हाँ, सारा पूरा मेजोरिटी के वोटिंग्स के बेसिस पे इस डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। जब इस डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है तो अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल हमेशा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आता है, तो उस स्टेट को दिया जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, ये वो डॉक्यूमेंट है कि भी तुम्हारा डिमांड फॉर ग्रांट क्या हो गया, पास हो चुका है। ये लीजिए अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल से कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने का पावर मिलता है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि टू डिमांड मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड स्टेट्स हैव टू प्रेजेंट विच डॉक्यूमेंट? डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट अगर रिजेक्ट हो गया तो वापस उनको डिमांड फॉर, हाँ, रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बजट ज्यादा हो गया तो सारे लोग बोल सकते हैं नहीं भाई इसको कम करो, तो मॉडिफाई करके फिर से लाना है। पास हो गया तो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल मिलता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव पावर टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल एक प्रूफ है कि हमारा डिमांड एक्सेप्ट हो चुका है।
अब उतना पैसा हमको मिल जाएगा कहां से, कॉन्सोलिडेटेड फंड से। तो दीज आर द टू बिल्स जो बजट में आता है। ओके, नाउ कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बराबर, हमारी इंडियन गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रखती हैं टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशंस। लेकिन ये पैसा प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही खर्चे किए जा सकते हैं। ओ, तो इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। लेकिन सर ये पैसा आता कहां से, कॉन्सोलिडेटेड फंड से, यही तो मेन अकाउंट है, तभी तो इसको मेन अकाउंट बोलते हैं। कॉन्सोलिडेटेड फंड से 500 करोड़ साइड में रख लिए जाते हैं इमरजेंसी के लिए। कंटिजेंसी का मतलब ही क्या है, इमरजेंसी, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब इस 500 करोड़ को यूज किए जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। कॉन्सोलिडेटेड फंड्स को यूज करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, कंटिजेंसी फंड को यूज करने के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। ओके, पब्लिक अकाउंट क्या है, पब्लिक अकाउंट का मतलब है लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट ने जितना भी पब्लिक से लोन लिया है, बराबर, सेविंग्स के नाम पर उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करवा के, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ती है। तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज लाइक एन बैंकर। जैसे आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है पैसा, वैसे ही हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास ही पड़ा है। बहुत सारे अकाउंट हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पेंशन फंड अकाउंट, सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम एक्सेट्रा। ना, ये पैसा गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक्चुअली लायबिलिटी है, फ्यूचर में ये पैसा वापस लौटाना। तो इस पैसों को सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी के अप्रूवल के यूज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ऑब्लाइज्ड है, बराबर, इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ता है। तो ये है पूरा का पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा, आप डिटेल्स पढ़ चुके होंगे। अब आ जाओ फटाफट इसके ऊपर कर लेते हैं एमसीक्यूज, किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। अ फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर along with Indian Union budget. The finance bill provides. फाइनेंस बिल क्या प्रोवाइड करती है, हर साल आता है फाइनेंस बिल टैक्स सिस्टम में चेंजेस करने के लिए। तो देखो, टारगेट एंड अचीवमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिटेल एंड इम्पोजिशन ऑफ वॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस, स्नैपशॉट ऑफ मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिटेल एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। इन सब का कोई लेना देना नहीं है, बी इज द आंसर। टैक्सेस में चेंजेस लाने के लिए ही फाइनेंस बिल आता है, बराबर। कंटिजेंसी फंड इज अ डिस्पोजल ऑफ, कंटिजेंसी फंड का यूज किसकी परमिशन से किया जाता है, प्रेसिडेंट की परमिशन से किया जाता है। अभी तो बताया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी, मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। ये तीनों को मिला के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रपोजल टू गवर्नमेंट टू लेवी द न्यू टैक्सेस। नए टैक्सेस लाने के लिए गवर्नमेंट प्रपोजल कौन सा बिल प्रेजेंट करती है, बिल इज अ प्रपोजल, फाइनेंस बिल। डैश अकाउंट फॉर फ्लो ऑफ दोज ट्रांजेक्शन वेयर द गवर्नमेंट इज मियरली एक्टिंग एज अ बैंकर। ऐसा कौन सा फंड है जहां पे गवर्नमेंट बैंकर जैसा एक्ट करती है, पब्लिक अकाउंट, लोन्स, राइट। तो गाइज इसी के साथ बजट का रिवीजन हुआ कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। नाउ प्लीज कमेंट करना whether this my videos are useful or not. Bye. और सुनो, शाम को एग्जाम है आज 9 o'clock को, प्लीज गिव दी टेस्ट। और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया अपने दोस्तों को बोलो, इट्स वेरी यूजफुल, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है, बराबर, बेटर स्कोर करना। बाय।